अच्छा अच्छा, यहाँ लाइव बटन दबाना पड़ता है। ठीक है, अब ठीक है। स्वागत है आप सभी का। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। शुरू हो गई हमारी, हाँ ये दब गया, सब लाइव, सब लाइव। आपके कमेंट हमको दिखाई पड़ रहे हैं और ये हम लगा दिए हैं इसको सामने, ताकि आपके हम कमेंट यहाँ देखा करें। आप सब देखते होंगे, हम पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसे नीचे देखते हैं, तो वो सामने आपके कमेंट यहाँ ये मोबाइल से सेट कर देते हैं, एकदम ठीक सामने रहते हैं, तो कमेंट हमको हाँ दिखाई पड़ते रहते हैं। ये बात, चलिए तो बिना कोई मुद्दे की बात, नौबत कही, सीधे काम की बात, हिंदी का अभ्यास आपके लिए हम लेके आते हैं। और ये रोज की क्लास है, तो बच्चा इसमें वर्णमाला, संधि, समास, रचना, दरकार, लेखक, रचना, रचयिता, सब, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सब जनरल हिंदी क्लास है ये एक। अरे भैया, भगवान का आशीर्वाद है भोलेनाथ का। किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? नागरी प्रचारिणी, विशाल भारत, हंस, कविवचन सुधा। जी, लाइट फाइट सब जल रही, सब ठीक। असल नागरी प्रचारिणी, अच्छा, किस पत्रिका के संपादक इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे? तो भैया नागरी प्रचारिणी के नहीं थे, वो विशाल भारत के भी नहीं थे, हंस के तो प्रेमचंद जी थे। कवि वचन सुधा, कौन सी? कवि वचन सुधा, यही है आपके हरिश्चंद्र जी वाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों में, जो भूल भटक गए हैं वो भी आ जाएं क्लास में। आइए दूसरा सवाल। ये एक प्रश्न हमारा रखने का मन होता है, ये सवाल जनरली एसएससी जीडी या बैंक टाइप हिंदी में आता है, जनरल हिंदी में कम मिलता है, लेकिन कहीं भी UPSSC आदि में और अन्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मतलब ये सवाल का एक पैटर्न है। मेरा एक सवाल ये रखने का जो इरादा होता है वो ये है कि आपको भाषा की समझ कितनी है। आप कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एक शब्द नहीं लिखा है, तो उसमें फिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बताना है। हाँ ये तो है कुलजीत, रहा बचा आप सब लोग धमाल मचा देंगे। अच्छा, 17वां आपका है, ठीक। धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के गंतव्य, आत्मनिर्भरता का अब शब्दों का अर्थ जानने का मसला है। देखो, उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य, गंतव्य लगभग लगभग एक जैसे प्रयोग होते हैं, आए दिन हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर लक्ष्य होगा। अब लक्ष्य होगा तो गुरुजी बाकी क्यों नहीं होंगे? सवाल यह है कि उत्तर है सी, लेकिन बाकी क्यों नहीं है, ये जानोगे तब हिंदी आवेगी। जब तुम कहते हो उद्देश्य, तो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं। हमारा देश आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है? नहीं, हमको उस उद्देश्य की ओर बढ़ना है। हम यहां खड़े होते हैं, उद्देश्य से दूर होता है, तब हम कहते हैं हमें वहां जाना है, तो हम उद्देश्य लगावें। हमारा उद्देश्य यह है। अब जब हम उस कदम में बढ़ा चुके हैं, तब वो उद्देश्य कहां? तब तो क्या हो गया, लक्ष्य डिसाइडेड है, वहां पहुंचना है। तो लक्ष्य और उद्देश्य में यही बेसिक अंतर है। मकसद उसी का उर्दू वर्जन है, और गंतव्य, गंतव्य माने वह स्थान जहां जाना होता है। तो भैया आत्मनिर्भरता कोई स्थान तो है नहीं कि वहां जाना है, इसलिए और कोई नहीं लगाएंगे, लक्ष्य सबसे सुटेबल होगा। भाषा आपसे बस इतना चाहती है कि आप समझ रखें। हाँ, भाषा आपसे रटंत विद्या नहीं चाहती, समझ चाहती, वो समझ है यहां। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं, सवाल संख्या 2। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रस्य उदयम इति चंद्रोदयम। अच्छा, एक सवाल हमारा और मन कर रहा है, एक तो तुम संधि बताओ, और अगर तुमको लगता हो, तुमने समास थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो बताओ इसमें समास कौन सा है? समास कौन सा है इसमें? यार जाड़ा बहुत हो रहा है, जाड़े पर हमको याद आ रहा है, हमने एक शेर लिखा था, जाड़े पर हमने एक शेर लिखा था। संधि के साथ समास भी कमेंट करो कि इस समय गर्मी याद करो, जून का महीना याद करो, एकदम तपन हो रही है, शरीर पर एक कपड़ा रखने में मतलब ऐसे गिजगिजाहट होती है कि हाय पसीना, और ये एक जाड़ा। ये तो शेर हमने लिखा था कि अहमियत गर्मियों की कम न, कुछ लोग शॉर्ट्स में जाके देख रहे हैं, हमने शॉर्ट में डाला था कि अहमियत गर्मियों की कम न होवे, बहारों में ये जाड़ा इसलिए है। अहमियत गर्मियों की कम न होवे, बहारों में ये जाड़ा इसलिए है, और हमारी याद से पीछा न छूटे, तुम्हें हमने बिगाड़ा इसलिए है, तुम्हें हमने बिगाड़ा इसलिए। आइए, चंद्रोदय में जो संधि है बच्चा,
वो है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। चंद्र उदय, तो चंद्रोदय हो जाएगा गुण संधि। अब एक चीज और विचारणीय है। क्या विचारणीय है? कि अगर चंद्रोदय की बात करी जाए और आ और उ से आप बना रहे हैं गुण संधि, तो इसका विग्रह करें तो संधि तो गुण हो गई गुण। चंद्रमा का उदय और का की के संबंध तत्पुरुष में जाएगा। एकदम सही जवाब। हाँ, का की के संबंध तत्पुरुष में जाएगा। ठीक, आइए सवाल संख्या 4। उच्छिष्ट में कौन सी संधि है? उच्छिष्ट में भैया राम राम, बच्चा राम राम, स्वागत। खूब खुश रहिए जितने जने। हाँ, नाम पढ़ पढ़ के हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सबको खूब खुश रहें। हाँ, ईश्वर सदा अनुग्रह रखें, सदैव मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें, शुभकामना। उच्छिष्ट में संधि है तो भैया उच्छिष्ट में बहुत प्यारी संधि है। संधि है आपकी व्यंजन। उच्छिष्ट में कौन सी संधि है? उच्छिष्ट में संधि है व्यंजन। ये बना कैसे है? उत और शिष्ट से। याद रखना, शिष्ट माने हाँ निकला, बचा। शिष्ट मतलब होता है बचा हुआ। शिष्ट मतलब बचा हुआ। उत्शिष्ट मतलब बचा हुआ जो। हाँ, बहुत धन्यवाद बाबू साहब, बहुत धन्यवाद। उत माने ऊपर, जैसे शिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। आप कहेंगे गुरुजी शिष्ट का मतलब तो ऐसा आदमी होता है जो बहुत भला हो, जिसके भीतर शिष्टाचार हो। तो एक शिष्ट का वो अर्थ है, दूसरा शिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ। हम आपको शिष्ट की व्याख्या करके दिखाते हैं। कंप्यूटर जी तनी पन्नवा दो। हाँ, ये लो, देखो इस शिष्ट शब्द में, ये कलर बढ़िया नहीं है यार, रंग बदलो यार। कलर चेंज। कौन सा कलर लिया जाए इसमें? इस बैकग्राउंड पे हमको लगता है रेड ही फेवरेट है। रेड या ई वाला ब्लू लिया जाए। देखिए शिष्ट। अब परिशिष्ट शब्द आपने सुना होगा। उत में शिष्ट लगाओ तो उच्छिष्ट शब्द आपने सुना होगा। अब जब आप परिशिष्ट कहते हैं तो परिशिष्ट का मतलब जैसे कोई किताब हो तो उस किताब में जो बचे, एक दिन याद करिए वाक्यांश पढ़ाया था। हाँ, वाक्यांश पढ़ाया था। तो परिशिष्ट का मतलब होता है पूरी तरीके से बचा हुआ। आपने एक किताब लिखी या आपने कोई किताब देखी, लेखक ने सब कुछ लिख दिया, उसको लगा यार ये बातें रह गई हैं, वो आखिरी में जोड़ दे, तो बोलेंगे ये परिशिष्ट है। और उसके अलावा उत्शिष्ट। उत्शिष्ट क्या होता है? शिष्ट माने बचा हुआ, उत माने ऊपर को उछाल दो, माने हमारे पास जो अच्छा रखा हुआ था उसमें से हमने कुछ बाहर निकाल दिया, जूठा फेंक दिया, बेकार फेंक दिया। तो उच्छिष्ट एक प्रकार की जूठी चीजें होती। उच्छिष्ट का प्रयोग ज्यादातर भोजन के संदर्भ में किया जाता है। आपने कुछ खाना खाया और आपका खाया हुआ बच गया तो उसको बोलेंगे उच्छिष्ट, माने आपका जूठा भोजन। उच्छिष्ट भोजन माने जूठा भोजन। अच्छा, आप कमें उसमें पढ़ते हैं, जब आप वो पॉलिटी पढ़ते हैं, इसमें किसी ने लिखा अवशिष्ट, तो अब माने जितनी शक्तियां बता दी गई, जितनी शक्तियां बता दी गई वो तो है ही, उसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जितनी बची सब यहीं रख दो, तो कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास रहती हैं। वहां भी शिष्ट का मतलब अब माने जो कुछ बांटा जा चुका है उसके बाद जितना बचा नीचे, अच्छा वो छोड़ा बोड़ा ओड़ा जितना कुछ रह गया है वो सब ले आओ, तो अवशिष्ट। उच्छिष्ट, परिशिष्ट। तो बच्चा शिष्ट शब्द का मतलब बचा हुआ, उसी में ये उपसर्ग लगा लगा करके नए नए शब्द बनते हैं। और एक शिष्ट का अनेकार्थी भाव में चले जाएंगे तो शिष्ट का मतलब होता है वही जो शिष्टाचारी आदमी हो, जो भला आदमी हो, उसको शिष्ट बोलते हैं। आओ जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो उच्छिष्ट में हम भाव समझ गए। उच्छिष्ट का मतलब इसमें उत्शिष्ट व्यंजन संधि है। उत में सा जोड़ने से, तालव्य सा जोड़ने से शब्द बना है, तो उत्शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बच्चा एक बात हम कहेंगे कि होई है सोई जो राम रचि राखा। अपनी मेहनत करना, अपनी मेहनत करना, तो अपना प्रयास मत छोड़िए। एक बार एक क्लास में समझाते हुए हमने कहा था, तो एक कट इसमें वीडियो में पड़ा होगा, कर्म कर फल की चिंता मत करिए, गलत है। हमारे शॉर्ट खोजते हुए जाइएगा, वो 1 मिनट का शॉर्ट आप साहिल देख लीजिएगा,
उसमें मैंने पूरी व्याख्या की है। हाँ, कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये वाली बात को किस तरह से समझना है ये ध्यान दे लीजिएगा। आप अपने मन का काम करते रहिए। स्वागतम। तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो भैया अकेले तत्सम शब्द है त्वरित। अकेले तत्सम शब्द है त्वरित। बाकी घाट तत्सम नहीं है, डाह तत्सम नहीं है, तेल तत्सम नहीं है। डाह माने क्या होता है, ईर्ष्या, जलन, किसी से जलन हो, और तेल अलग तैल होता है, और घाट घाट है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, हिंदी मजबूत हो जाएंगे। बाकी चीजें आप मेहनत करते रहें बस। स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा? चमक ये दमक उलवन में महक सरकार। स्वच्छ का संधि विच्छेद, तो भैया छोटे बच्चे से भी पूछिएगा तो बताएगा सुअच्छ। शब्द क्या बनेगा, सुअच्छ। तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छ। याद क्लियर है? बच्चा ये तद्भव नहीं होंगे, कुलजीत ये तद्भव नहीं होंगे। ग्राम तत्सम अलग अलग शब्द हैं, एक साथ पूछना मुश्किल होगी, एक साथ अंत में पूछिएगा। सुअच्छ, इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है। जब सुअच्छ जोड़ेंगे तो ये आधा सा हो जाएगा, उ और आ मिलकर के वा बनेगा, तो ये सुअच्छ से शब्द बन जाएगा स्वच्छ। याद रखें। सवाल संख्या 7, खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की किस प्रकार का है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है, वर्णसंकर है, क्या है? वर्णसंकर जैसी कुछ चीज वैसे बहरहाल होती नहीं, संकर शब्द कहते हैं। जी, यण यण यण, बहुत बढ़िया। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो भैया खिड़की तद्भव नहीं है। तद्भव तब होता जब इसका कोई तत्सम होता, खिड़की शब्द का एज इट इज कोई तत्सम नहीं है। ठीक। विदेशज ये है नहीं, वर्णसंकर फर्जी चीज लिखी है, देशज है। याद रखना, यही 1 सेकंड में मैं तुमको तीनों व्याख्याएं समझाता हूं। देखो तत्सम माने जो वो शब्द जो संस्कृत का हो, वो तत्सम है। तद्भव माने क्या होता है, तद्भव माने होता है कि वो शब्द जो संस्कृत का था बदल करके हिंदी में आ गया, उसको क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। और देशज माने क्या, देशज माने वे शब्द जिनका मूल संस्कृत में नहीं है, वे 100% हिंदी के हैं, वे 100% क्या है, हिंदी के हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, देशज। तो खिड़की हिंदी का है, इसका मूल संस्कृत में नहीं है, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, देशज हो जाएगा, देशज। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, बहुत बढ़िया सवाल। अकर्मक सकर्मक बहुत कंफ्यूज करता है मास्टर साहब, आज इसका एकदम पोस्टमार्टम करते हैं। वो वर्ण संकर अमित जो होता है, वर्ण संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। जैसे 2 अलग अलग जातियां मिला दी जाएं तो उसको वर्ण संकर बोलेंगे। 2 अलग अलग वर्णों से संतान उत्पन्न हो तो संतान को वर्ण संकर संतान कहते हैं। संकर का मतलब होता है 2 अलग अलग भिन्न जातियों का मिलना, वहीं से बनता है। इनमें से सकर्मक क्रिया, राजू सदा रोता रहता है, सकर्मक सकर्मक सकर्मक। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस में चढ़ गया, किशोर छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो भैया राजू सदा रोता रहता है, रोए। ये कर्ता और क्रिया एक दूसरे से संबंधित है, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। हरीश बस में चढ़ गया, चढ़ जाए, बस क्या है, अधिकरण है, इसमें दूसरा कर्म दिया नहीं है। किशोर छत से गिरा, छत में क्या है, अपादान है, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, बचा है डी। और इस डी में क्या दिया है, डी में दिया है मास्टर साहब कर्म। कर्म खरीदने के लिए केला मौजूद है, तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद न हो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहां कर्म मौजूद है तो यह सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। याद रखें। अगला सवाल,
सीता की खोज के लिए हनुमान जी को अगाध सागर पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य वो होता है जिसकी कोई विशेषता बताया हो। तो पहले ढूंढो वाक्य में विशेषण कौन है। जब विशेषण मिल जाए तो पूछो वो किसकी विशेषता बताता है, बस उत्तर निकल आवेगा। यही सबसे अच्छा। वाक्य कितना बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले ढूंढो विशेषण, विशेष से बताने के लिए कि व्हाट इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। एडजेक्टिव मिला, फिर उससे पूछो ए भैया तुम किसकी विशेषता बताते हो, वो कहेगा हम इनकी बताते हैं, बस बात बन जाएगी। तो सबने बता दिया भैया सीता की खोज, इसमें कहीं कोई विशेषण नहीं है, हनुमान जी तक कोई विशेषण नहीं, अगाध विशेषण है। अगाध क्या होता है? जिसके विस्तार का और छोर न हो। अगाध बहुत फैला, बहुत विस्तृत। अब अगाध से पूछो भैया अगाध तुम किसकी विशेषता बताते हो, तो बोल रहा है जी सागर की। अगाध क्या? अगाध सागर। तो ये आपका विशेष्य हो जाएगा और आपको यही तो बताना था। आगे और कहीं एडजेक्टिव नहीं आया है। करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग, आकाश का रास्ता, यहां पर भी एडजेक्टिव नहीं है। से जाना पड़ा मतलब विशेष से अकेले सागर है, सागर के सिवा कोई और दूसरा विशेष से इसमें नहीं है। तो विशेषण विशेष से सबसे सरल तरीका यही होता है पहचानने का, कोई टेंशन रखनी नहीं। ठीक, अगला देखिए। क्लियर है जी? ये चमक ये दमक फुलवन में महक सरकार। इनमें से पुल्लिंग शब्द का कौन सा है? नदी है, पानी है, इलायची है, प्यास है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो भैया पानी बहता है। जिनको जिनको कभी भी दिक्कत आती हो कि मास्टर साहब हाउ कुड बी डिसाइड कि जेंडर कौन सा है, तो हमको सबसे सरल तरीका लगता है जेंडर का। आप एक वाक्य बना लो, एक वाक्य बना लो। क्या बनाना है जी? नदी, इसको बनाओ संज्ञा या कर्ता, और एक इसमें क्रिया जोड़ो। तो आप बोलेंगे नदी बहती है। टारगेट विद मीन इसको याद मत करिए, इसको याद मत करिए। हाँ, नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, और प्यास लगती है, पानी बहता है। पानी खुद बताएगा मैं बहता हूं, मुझे पुल्लिंग लगाओ यार। रटना थोड़े ना जी ये होता है, ये होता है, ये नहीं, सीधे सीधे पानी बहता है। आपसे कोई पूछे बताओ ये सरसों लिखा है, बताओ सरसों पुल्लिंग है कि सरसों स्त्रीलिंग है? कमेंट। मंत्री और राष्ट्रपति भैया उभयलिंगी होते हैं। वो जो वाक्य आता है जिस परिस्थिति में होते हैं, या तो वो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, दोनों में जा सकते हैं। उनके लिए एक नाम हिंदी में चलता है उभयलिंग। हाँ, जो नॉन हिंदी है उनको दिक्कत आएगी। तो बच्चा जो नॉन हिंदी है वो थोड़ा बहुत तो परीक्षा देने के उद्देश्य से पढ़ने पड़ेगा। चल, तो भैया सरसों बोल के देखो, वाक्य बनाओ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का झामा शुरू। अब देखो, सरसों काटी जाती है, सरसों बोई जाती है। अच्छा, एक गाना आया था, पीली पीली सरसों डोले। पीला पीला सरसों बोलो, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। पीला पीला सरसों नहीं, पीली पीली सरसों। सरसों काटी जाती है, सरसों बोई जाती है, सरसों खाई जाती है। तो इसलिए सरसों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। कौनो डाउट? हाँ, हिंदी में दो ही लिंग है, इस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए, अच्छा इन्होंने चर्चा छेड़ दी है तो हम बता देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हिंदी का जेंडर का कंसेप्ट ठीक कर देते हैं सबका। अब इधर कमेंट नहीं देखेंगे, पहले कंसेप्ट ठीक करते हैं। देखो, हिंदी में या तो स्त्रीलिंग होता है और बच्चा या तो पुल्लिंग होता है, दुइये होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। तो मास्टर साहब अभी अभी तो आपने कहा कि एक उभयलिंग चीज होती है, ये क्या है? ये क्या है? अभी अभी आप ही ने कहा कि उभयलिंग होता है। हाँ, हम ही ने कहा अभी। सरसों फूला नहीं है, डीके क्रिएशन गलत है, सरसों फूली नहीं है। हाँ, सरसों साग, अभी नरक करवाते हैं सरसों साग। देखो, और जो लोग कहते हैं गुरुजी सरसों का तो साग होता है, तो आपको एक नियम और जान लेना चाहिए
कि ये जो का की के हैं ये सरसों के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं, ये बाद वाले के अकॉर्डिंग लगते हैं। जैसे मोहन का भाई और मोहन की बहन। अब बताओ मोहन का जेंडर बदल दें? ये का की के जो हैं ये भाई और बहन के अकॉर्डिंग लगेंगे। साग पुल्लिंग है इसलिए साग के अकॉर्डिंग लगाए, साग पुल्लिंग है इसलिए साग के अकॉर्डिंग लगाए। बात समझ गए? हिंदी में बच्चा कोई भाव हो चाहे जो वाक्य बनाओगे सब पता चल जाएगा। बताओ शिवम, अकुलाहट भाववाचक संज्ञा होती है, बुढ़ापा आता है, वाक्य बनाओ जेंडर पाओ, रटो मत फलाना। अरे जितना रटोगे जितने नियम है उतने अपवाद हैं। तो अगर ये बनाना वाक्य सीख जाओगे तो 5% गलती होगी। लेकिन अगर तुमने नियम बनाए कि पर्वत को ये कहते हैं, नदी को ये कहते हैं, झरने को ये कहते हैं, मसाले को ये कहते हैं, पानी को ये, नरक हो जाएगा। मतलब जितने सवाल मिलेंगे उतने अपवाद मिलेंगे। रटिए मत, ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप वाक्य बना लीजिए। अब देखिए, हम स्त्रीलिंग कौन होते हैं? जो स्त्री का बोध करवाते हैं। पुल्लिंग कौन होते हैं? जो पुरुष का बोध करवाते हैं। जैसे डंडा लिखा है तो ये पुल्लिंग है, और इसी डंडा की बीवी तैयार कर दो डंडी, स्त्रीलिंग होगा। मतलब हिंदी में न्यूट्रल कुछ है ये नहीं है, समझिएगा। संस्कृत में नपुंसक लिंग है, अंग्रेजी में नपुंसक लिंग है, न्यूट्रल जेंडर है। हिंदी में न्यूट्रल कुछ होता ही नहीं है। तो अगर हिंदी में किसी प्रश्न का उत्तर तुमको नपुंसक लिंग मिले तो तुरंत काट देना, कह दो हिंदी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज न्यूट्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। जिनमें ज्ञान नहीं है उसका भी पुरुष स्त्री बना डाला, हिंदी ने बना डाला। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो मां सब पहचान लिए कि पुरुष का भाव दे तो पुल्लिंग, स्त्री का भाव दे तो स्त्रीलिंग। लेकिन अब एक दिक्कत आई मां साहब, यहां हम डॉक्टर लिख दें तो, प्रधानमंत्री लिख दें तो, राष्ट्रपति लिख दें तो, इन्हीं के लिए उभयलिंगी आता है। तो अब समझिए क्या होता है खेल उभयलिंगी का। बच्चा खेल यह होता है कि देखो इस समय प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कहा जाए कि प्रधानमंत्री, तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आएंगे। जब प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी तो क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री आई हैं, प्रधानमंत्री आएंगी। यानी प्रधानमंत्री शब्द जिस तरह जिस फील्ड में पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसी फील्ड में स्त्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये उसमें भी है और उसमें भी है। याद रखना, एक समय या तो वो पुरुष है या स्त्री है, एक ही समय पर दो नहीं है। एक समय या तो वो पुरुष है या स्त्री है। याद करिए, जो जानवर जल में भी रह लेते हैं और थल में भी रह लेते हैं तो उनको जलचर और थलचर नाम नहीं देते, उनको उभयचर कह देते हैं। लेकिन जब वो पानी में होते हैं तब वो जलचर कहे जाते हैं, और जब वो जमीन पर होते हैं तो थलचर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। वैसे ही डॉक्टर पुरुष के लिए प्रयोग किया गया तो डॉक्टर पुल्लिंग है, डॉक्टर स्त्री के लिए प्रयोग किया गया तो डॉक्टर स्त्रीलिंग है। लेकिन कोई पूछे, अब चूंकि ये दोनों में जा सकता है तो इसलिए ऐसे शब्द जो दोनों में ट्रेवल करते हैं उनके लिए एक कंसेप्ट दिया गया उभयलिंग का। बट इट इज नॉट थर्ड जेंडर ऑफ हिंदी। याद रखना, इट इज नॉट थर्ड। राष्ट्रपति आई हैं, राष्ट्रपति आए हैं, तो याद रखना ये कोई थर्ड जेंडर नहीं है। ऐसे शब्द जो दोनों जगह ट्रेवल कर सकते हैं उन्हीं शब्दों के लिए एक पहचान दे दी गई कि भैया ये कॉमन लाइन है। जैसे ट्राइंगल पढ़ते हैं ना, ट्राइंगल ए बी सी और ये डी। अब एडी इज कॉमन लाइन, एडी इज लाइन ऑफ एबीडी एंड एडी इज लाइन ऑफ ट्राइंगल एडीसी ऑल्सो। वो दोनों की है तो उसके लिए हम कॉमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो अलग कोई चीज है? त्रिभुज में अलग चीज नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसे ही बच्चा ये अलग नहीं है, ईदर दे आर मैस्कुलिन और दे आर फेमिनिन। लेकिन चूंकि ये दोनों में जा सकते हैं इसीलिए इनके नाम को उभयलिंग जय नाम से जाना जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। सारी दुविधा खत्म। बात समझ गए? कोनो डाउट अब नहीं होना चाहिए। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो हम पहचान ही लेंगे, वाक्य बनाएंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। अगला, और का की के किसके अकॉर्डिंग लगते हैं? हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग लगते हैं, पहले के अकॉर्डिंग नहीं लगते। ये रूल याद रखिएगा। तो नदी बहती है, पानी बहता है, इलायची खाई जाती है, प्यास लगती है। यह कंसेप्ट पूरा हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 11, अनुज्ञा का समानार्थक चुनिए। फाइंड द सिनोनिम ऑफ अनुज्ञा। खूब खुश रहिए, स्वागत है सभी का बच्चा। अनुज्ञा का समानार्थक शब्द चुनिए।
हमसे न पूछो, पनीर से पूछो, पनीर बताएगा। पनीर खाई जाती, खाया जाता, खाया जाता है, पकाया जाता है, काटा जाता है, जमाया जाता है, बनाया जाता है। पनीर पुल्लिंग है। दही खाया जाता है, दही बनाया जाता है। कुछ क्षेत्रीय प्रभावों की वजह से लोग दही और पनीर को स्त्री बोल देते हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय प्रभाव है। हिंदी में दही और पनीर दोनों पुल्लिंग है। अनुज्ञा का समानार्थी क्या है? अनुज्ञा का, तो भैया अनुज्ञा का समानार्थी जो है वो अनुमति है। अनुमति, वो ये अनुज्ञा तुम जीवन में न भूलोगे। सुनो, अगर तुम कभी टहलते घूमते सड़क के किनारे किसी मदिरा की दुकान का बोर्ड पढ़ लो, तो मदिरा की दुकान पर लिखा है अनुज्ञापी, अब आगे नाम लिखा रहता है अनुज्ञापी। तो भैया जो सरकारी दारू का ठेका होता है, उसके ठेके के ऊपर अनुज्ञापी, ठेकेदार नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है अनुज्ञापी, अब आगे नाम लिखा रहता है। अनुज्ञापी समझते हो क्या होता है? सरकार से उन्होंने अनुज्ञा ली है, काहे की? शराब बेचने की। सरकारी ठेका इसीलिए बोलते हैं, सरकार से उनने अनुज्ञा ली है, अनुमति ली है बेचने की, उस अनुज्ञा का पालन करने वाले वे हैं, इसीलिए ये अनुज्ञापी। अब आगे से जब कभी वारुणी, मदिरा, हाला, ये सब शराब के पर्यायवाची हैं, तो वारुणी या मदिरा या हाला की किसी दुकान से गुजरिएगा, जिसको साधारण शब्दों में हम सरकारी ठेका कहते हैं, उस सरकारी ठेका के बोर्ड पर जब अनुज्ञापी लिखा दिखना, तो याद कर लेना कि अनुज्ञा माने क्या होता है? अनुमति होती है। सरकार से अनुज्ञा यानी अनुमति लेकर के ये उसका पालन करके ये शराब बेच रहे हैं, इसलिए अपने नाम के आगे अनुज्ञापी लिखते हैं। तो अनुज्ञा का समानार्थक अनुमति हो जाएगा। याद रखोगे? रखने चाहिए गुरुजी, अब कैसे भूलेंगे? आपने इसी जगह से जोड़ दिया है कि अब तो भूले नहीं सकते। बताओ मंतव्य का समानार्थी इनमें से क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट सिनोनिम ऑफ मंतव्य? मंतव्य का समानार्थी इनमें से क्या नहीं? बोर्ड है, देखो मैंने, अंदर न जायो। हाँ, कि लाल परी ले आए। मंतव्य का समानार्थी इनमें से क्या नहीं है? मत, विचार, राय, ध्येय। तो सुनो, हमारा मंतव्य क्या है? व्हाट इज आवर इंटेंशन? तो मंतव्य होता है मत, माने राय, विचार, ख्याल। तो राय, विचार, मत, मंतव्य, ये सब इंटेंशन को, हमारी जो हार्दिक इच्छा हृदय की होती है उसको प्रकट करते, इंटेंशन को बोलते। तो ये सब हो जाएंगे। ध्येय माने बच्चा उद्देश्य होता है, तो अगर ध्येय उद्देश्य होता है तो इसका मंतव्य से कोई संबंध नहीं है। बात समझ गए? एकदम सुंदरम सुंदरम। सवाल संख्या 13, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया शब्द है। तीक्ष्ण, तो सुनो बच्चा, तीक्ष्ण का जो तद्भव होता है, तीक्ष्ण पहली बात तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है तीखा। तद्भव, अब तीखा माने शार्प वाला तीखा, काट देने वाला तीखा, उसको बोलते हैं शार्प। अब अगर यह कुंठ ना लिखा होता, कुंठित लिखा होता, तीक्ष्ण क्या है? एडजेक्टिव है, और ये कुंठ क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं, ये कुंठित होता तो एडजेक्टिव। तो तीक्ष्ण का कुंठित तो था, धारदार का मंद, जिसमें कुंठा लग गई। लेकिन यहां क्या होगा? यहां पर जो सुटेबल है वो अकेले डी होगा, इसलिए डी लगा देंगे। याद रखना, विलोम बनाते समय विशेषता एक कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट बिरादरी का। गुरुजी बिरादरी क्या होती है? बिरादरी ये होती है कि यदि संज्ञा शब्द है तो विलोम संज्ञा का लाओ, विशेषण है तो विलोम विशेषण से बनाओ, अगर तत्सम है तो विलोम तत्सम का बनाओ, तद्भव है तो विलोम तद्भव का बनाओ। विलोम बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मंद भी एडजेक्टिव है, सतीक्ष्ण भी एडजेक्टिव है, दोनों अर्थ प्रकट करते हैं। अगर ये कुंठित लिखा होता तो मंद और कुंठित दोनों हो जाता, लेकिन दिया क्या है? डी दिया है, मंद एडजेक्टिव के तौर पर इसको मान लेंगे।
हाँ कुंद होता तो हो जाता, कुंद एडजेक्टिव है, कुंद माने जिसमें धार खत्म हो जाए, कुंद होता है, हाँ कुंद हो जाएगा, वो एडजेक्टिव है। अब जरा समझिएगा, कोई पूछे प्रकाश का विलोम क्या होगा, तो अंधेरा अगर तुम बोलोगे तो टेक्निकली गलत है, अर्थ के आधार पर, काम चलाऊ आधार पर तो सही है, लेकिन टेक्निकली गलत है। प्रकाश का विलोम अंधकार कहा जाना चाहिए। क्यों मास्टर साहब? इसलिए क्योंकि प्रकाश जो है वो तत्सम है, इसलिए इसका विलोम तत्सम ढूंढो। विलोम में अगर आप ये रूल भूलते हैं तभी आपसे विलोम गलत होता है, क्योंकि आपको दुविधा होती है कि सर एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन और चारों एक जैसे लग रहे थे, चारों का अर्थ निकल रहा था, क्या माना जाए? बस माना वो जाए जो बिरादरी मैच करवावे, जो बिरादरी मैच ना करवाएगा वो विलोम नहीं हो सकता है। बात समझ गए? सुंदरम। अगले सवाल पर, प्रश्न संख्या 14, ध्वंस का विलोम इनमें से क्या है? विध्वंस, विलोम बताना है उल्टा, उल्टा ध्वंस, प्रचलित है यही, इसीलिए ये मानेंगे। बच्चा, अनुमति का विलोम आज्ञा न लेना, अनुज्ञा का विलोम अवज्ञा कह सकते हैं। तो देखिए, सृष्टि के लिए जो विलोम चलता है वो चलता है प्रलय, प्रलय, लेकिन यहां ध्वंस के लिए जो सबसे सुटेबल होगा वो सृजन होगा। मूल शब्द तो सर्जन होता है, नहीं 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 नहीं, सर्जन सही होता है, सर्जन सर्जना से बना है, लेकिन लिखने में सृजन इतना प्रचलित है कि वो परीक्षा में सृजन लिख के आएगा, हमको उसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो ध्वंस का विलोम सृजन, सृजन का विलोम, सृजन माने होता है कुछ नया बना देना, कुछ नया रच देना। जैसे कोई कवि कविता लिखता है तो वो सृजन करता है, सृजन करता है। और सृष्टि, भगवान ये धरती जब बनाते हैं तो सृष्टि होती है, और नए नए डॉक्टर वाला सर्जन नहीं, वो अलग होता है, वो अंग्रेजी में होता है। और प्रलय इसका विलोम हो जाएगा। सृष्टि बनी तो मतलब दुनिया बनी तो सृष्टि, और बिगड़ गई तब प्रलय हो जाएगा। तो बाकी ध्वंस माने नष्ट करना, सृजन माने रच देना, तो रचना तोड़ना, तोड़ना रचना, ये हो जाएगा। वो वर्तनी में चर्चा करना, अभी विलोम की दृष्टि से ध्वंस सृजन याद कर लो। सवाल संख्या 15, प्रहार और परिहार, इस शब्द युग्म का, इस जोड़े का अर्थ क्या है? जिन लोग, ये हमारा बच्चा टेलीग्राम का लिंक है जो बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में जो आ रहा है ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे डायरेक्ट आपको मैसेजेस मिल जाया करेंगे कि हाँ सर की ये क्लास है, आप कुछ छूटेंगे नहीं। देखिए, तो प्रहार परिहार, तो प्रहार माने होता है हमला, और परिहार माने क्या होता है? परिहार माने होता है हटाना। प्रहार, तो प्रहार जो यहां आएगा, परिहार का मतलब हटाना, हटाना, तो हटाना त्यागने के अर्थ में आएगा। ओनली बी, ओनली बी, हाँ टॉपिक वाइज चलाएंगे बच्चा। देखो प्रहार क्या है? प्रहार माने चोट करना, मारना, हमला करना। परिहार, परिहार माने होता है त्याग देना, परिहार माने होता है हटा देना, हटा देना। अब आपने परिहार शब्द जानते हो कहां सुना है? आपने सुना है परिहार्य और अपरिहार्य, दो शब्द सुने हैं। अपरिहार्य और परिहार, अब मैं यहां से आपको एक एक शब्द बना के सिखाता हूं। परिहार माने हटाना, त्याग देना, छोड़ देना, अलग कर देना। अब अगर हमने कहा परिहार्य तो अर्थ क्या होगा? हटाने योग्य। परिहार क्या होगा? हटाने योग्य। परिहार्य क्या होगा? हटाने योग्य। और अ लगा दोगे तो ना हटाने योग्य। कभी कभी लिखा रहता है ना सही, अपरिहार्य कारणों से ट्रेन रद्द कर दी गई। ए भैया बच्चा, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी गाड़ी आएगी हमको ले जाएगी ठीक है, सरकारी गाड़ी आएगी हमको ले जाएगी, तो हमको जाने। तो देखो, परिहार्य माने हटाने योग्य, अपरिहार्य माने ना हटाने योग्य। परिहार का मतलब होता है हटाना, तो अपरिहार्य कारणों से माने ऐसे कारण जो हटाए नहीं जा सकते थे, ऐसे कारण जो त्यागे नहीं जा सकते थे, ये होता है अपरिहार्य का मतलब। तो अपरिहार्य, परिहार्य इसी परिहार शब्द से बने, त्याग देना, हटा देना। दिस इज द बेस्ट आंसर। अगले सवाल पर, सवाल संख्या 16, इनमें से आज्ञावाचक का चयन कीजिए, चुनिए, आज्ञावाचक चुनिए।
इनमें से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। क्या वह घर गया? ये क्वेश्चन है। उसे घर जाना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो, इसी में आज्ञा दी गई है। उसे घर जाना चाहिए में आज्ञा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, तुम ये करो, तुम ये खाओ, पानी पियो, उठो बैठो, इस तरह के वाक्यों को आज्ञावाचक कहा जाता है, आज्ञावाचक कहा जाता है। तो याद रखिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हो जाए भाई, कोई बात नहीं। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, तथापि भोर का प्रकाश निरंतर बदल रहा था और सारा वातावरण रहस्यमयी आभा से सराबोर था। कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है और जबरदस्त कंसेप्ट है, इसमें जबरदस्त कंसेप्ट है। यह सवाल अनअकैडमी पर पढ़ाते समय कक्षाओं में हो चुका है। सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, तथापि, तो याद रखना, जैसे अंग्रेजी के मास्टर रटाते हैं कि ईदर आवे तो और लगाना, नीदर आए तो नॉर लगाना, ऐसे ही हिंदी में हम रटा रहे हैं कि इस हिंदी में एक जोड़ा चलता है, यद्यपि और तथापि का। देखो, अगर तथापि लिखा है तो क्या शुरू में यद्यपि लिखा है? नहीं लिखा है तो गलती यहां है। अगर शुरू में यद्यपि लिखा है और नीचे तथापि नहीं लिखा है, नीचे तथापि नहीं लिखा है, तो उसको काट दीजिएगा। बात समझ गए? तो ये क्या है, यहां पर यद्यपि लगा देते तो सही हो जाएगा, अगर यद्यपि नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ गए? तो यद्यपि सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, तथापि भोर का प्रकाश निरंतर बदल रहा था। चूंकि तथापि के साथ यद्यपि का जोड़ा नहीं आया तो यहां गलती है, अगर यहां यद्यपि लिखा होता तो यहां गलती हो जाती। और एक खेल करते हैं इस वाले सवाल में, लिखेंगे यद्यपि सूर्योदय अभी नहीं हुआ था फिर भी भोर का प्रकाश, तो अगर फिर भी लिखा है तो काट देना, उसको तथापि बना देना। हिंदी में यद्यपि और तथापि का बहुत तगड़ा जोड़ा चलता है, याद रखिए। अगले सवाल पर बढ़ते, सवाल संख्या 18। इनमें से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि है, हमको लगता है वो मॉडरेट रिव्यू वाला ऑप्शन ऑन रह गया है। हाँ, इसी चक्कर में कुछ लोग कुछ लिख दे रहे हैं तो वो हाइड हाइड दिखा रहा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए था, यद्यपि अभी सूर्योदय नहीं हुआ। जब तक हम दैनिक जीवन में पूरी तरह लोकतंत्र पर अमल नहीं करते, तब तक हमारी राजनीति में भी सत्यवादी लोकतंत्र नहीं आ सकता। कोई त्रुटि नहीं। यदि आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो त्रुटि का चयन करें, और नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ई पर लगा दें। बहुत सुंदर। जब तक हम दैनिक जीवन में कोई गलती नहीं, पूरी तरह लोकतंत्र पर अमल कोई गलती नहीं करते, तब तक हमारी राजनीति में भी कोई गलती नहीं। भाई साहब, सत्यवादी लोकतंत्र का हरिश्चंद्र को लाना है। सत्यवादी नहीं, सच्चा लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र। दिस शुड बी सच्चा, ना कि सत्यवादी। बस गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, उसी शब्द को ठीक कर लीजिए तो हो जाएगा। सत्यवादी झूठा लोकतंत्र भी कोई होता है क्या जो सत्यवादी बनाना था? नहीं बनाना, सच्चा लोकतंत्र बनाना था। अगले सवाल पर आते हैं। जो आंख के सामने घटित हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो? जो आंखों के सामने घटित हो के लिए एक शब्द चुने। जो आंख के सामने घटित हो। अभिज्ञान, अज्ञात, परोक्ष, प्रत्यक्ष। तो भैया, अभिज्ञान जो है वो होता है किसी चीज को जानना, पहचानना। अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला की पहचान अभिज्ञान है। अज्ञात माने जिसको आप न जानते हो, परोक्ष माने जो आंखों से परे हो, और प्रत्यक्ष माने जो आंखों के सामने। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, परोक्ष जो आंखों से परे हो। याद रखिए। और एक चीज और याद कर लें कि प्रत्यक्ष जो होता है वो अपरोक्ष का समानार्थी होता है। परोक्ष माने जो आंख से परे,
जो आंखों से अलग हो वो परोक्ष है, और प्रत्यक्ष और अपरोक्ष क्या हो जाएगा, जो आंख से परे ना हो। इत्तो याद रखो, बाकी तो सब हरी इच्छा। और ये आज की मुलाकात की, आज की बतकही का अंतिम प्रश्न, बताइए बिना पलक झपकाए देखना के लिए एक शब्द क्या होगा। एक टक अनिमेष घूरना दृष्टि। बिना पलक झपकाए देखना, एक टक अनिमेष। बिना पलक झपकाए देखने के लिए जो उचित शब्द है वो अनिमेष है। एक टक माने होता है टकटकी लगाकर देखना, इसमें अनिमेष का भाव नहीं है, इसमें संधि नहीं है। बच्चा, हर शब्द में संधि नहीं होती, इसमें उपसर्ग मानिए। आ अलग है, निमेष अलग है। निमेष होती है पलक, तो आप अनिमेष कह दीजिए, आप इसी को अपलक कह दीजिए, आप इसी को निर्निमेष कह दीजिए, सब एक ही चीज है, सब एक चीज है। निर्निमेष कहिए, अनिमेष कहिए, अपलक कहिए, सब एक ही चीज है। और ये आधन निमेष से बना है, लेकिन ये संधि नहीं है, ये उपसर्ग है। संधि नहीं है, ये उपसर्ग है। बच्चा, सब हिंदी है। इस चैनल पर जो कुछ भी अभी चलेगा वो सब हिंदी चलेगा। वो भगवान की स्तुति चले तो भी हिंदी चलेगी, सुंदरकांड चले तो भी हिंदी। सब में क्वेश्चन आंसर आपके लिए। हम कोई कहानी सुनाएंगे, उसमें से हिंदी के सवाल निकाल लेंगे। हम अखबार का कोई संपादकीय कभी पढ़ाएंगे, उसमें से हिंदी के सवाल निकाल लेंगे। ये हिंदी का उजाला फैलाने के लिए चैनल है, हिंदी भास्कर नाम है इसका। तो ये हमारा नहीं है, ये आप ही का चैनल है। आप इसको बढ़ाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। ईश्वर आप पर कृपा करें, आपकी प्रसन्नता मुस्कुराहट यूं ही बनाए रखें।